एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल की क्लास में हमने अपने फर्स्ट 3 चैप्टर्स को रिवाइज किया, आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे नेक्स्ट 3 चैप्टर्स, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली चैप्टर 4 प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? IMF एंड CP, मतलब कि अगर हम अच्छे से प्लान करें तो हम IMF को भी CP में ला सकते हैं। I मीन्स इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अगर हम प्लान कर रहे हैं तो हमें डिसीजंस तो लेने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है M से मेंटल एक्सरसाइज। बेसिकली प्लानिंग में हम ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है, सो दैट्स वाई प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। F से है फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, मतलब कि हम प्लान क्यों करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एंड द सेकेंड इट इज़ फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। बेसिकली हम प्लानिंग किस चीज़ के लिए करते हैं? जो हमारी आगे आने वाली चीज़ें होती है, सो दैट्स वाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। C से है कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड P स्क्वायर से है परवेसिव एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। बेसिकली प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी हमने एक छोटी सी पोएम दी थी। डायरेक्शन देती, रिस्क घटाती, वेस्ट हटाती, इनोवेशन लाती, डिसीजन कराती और कंट्रोलिंग में मदद हो जाती। तो हमने पढ़ा डायरेक्शन देती, मतलब कि अगर हमारे पास प्लान है तो हमें डायरेक्शन मिलेंगे कि हमें कैसे करना है। डायरेक्शन देती, रिस्क घटाती, अगर हम पहले से प्लान करके चले कि हमें क्या करना है तो रिस्क जो है फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज़ का वो कम हो जाता है। वेस्ट हटाती, अगर हम अच्छे तरीके से प्लान करें तो हम अपने रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इनोवेशन लाती, बेसिकली जब हम प्लान करते हैं तो हम बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं एंड दैट हेल्प्स इन मेकिंग आवर प्लान इनोवेटिव एंड फुल ऑफ न्यू आइडियाज़। सो डायरेक्शन देती, रिस्क घटाती, वेस्ट को हटाती, इनोवेशन लाती, डिसीजन कराती। ये हमने फीचर्स में भी पढ़ा था कि प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। तो हमें प्लानिंग में ये डिसाइड करना होता है कि हमें क्या करना है एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंस कि हम प्लानिंग में ये भी डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे काम करना है एंड वी मेक डिसीजंस। एंड द लास्ट इज कंट्रोलिंग में मदद हो जाती, मतलब कि अगर हमने प्लान बनाया है तो बाद में जब हम अपने प्लान को और जब हमने एग्जीक्यूट कर लिया होगा तो हम उसमें कंट्रोलिंग जब करेंगे दैट विल हेल्प, मतलब प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। सो इम्पॉर्टेंस क्या है? डायरेक्शन देती, रिस्क घटाती, वेस्ट को हटाती, इनोवेशन लाती, डिसीजन कराती एंड कंट्रोलिंग में मदद हो जाती। Now the next two topics are limitations of planning and the planning process. Basically planning की limitations क्या होती है ये भी हमने एक शॉर्ट पोएम के थ्रू पढ़ी थी, दैट इज रिजिड बना देती है, मतलब अगर हमने प्लान बनाया तो उसको फॉलो करने के चक्कर में दूसरी चीज़ों को नहीं देखते एंड वी बिकम रिजिड इन नेचर। रिजिड बना देती है, क्रिएटिविटी घटा देती है, मतलब कि जो हमने सोचा था हम उसी को फॉलो करने की सोचते हैं और कोई अगर न्यू मेथड आता है तो हम उसको फॉलो करने की नहीं सोचते। रिजिड बना देती है, क्रिएटिविटी घटा देती है, कॉस्ट लगवा देती है, मतलब कि प्लानिंग जो है अगर आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो वहाँ प्लानिंग पूरे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, सो कॉस्ट लगवा देती है। टाइम खा जाती है, मतलब इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और फिर भी डायनामिक एनवायरनमेंट में नहीं चलती। अब बेसिकली हमने प्लान किया है आज के लिए लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में तो नहीं पता ना कि आगे क्या होगा। तो डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग जो है वो फेल कर जाती है या फिर वो नहीं चलती एंड सक्सेस की गारंटी नहीं होती। अब बेसिकली अगर डायनामिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग चलेगी ही नहीं तो हो सकता है कि हमारी सक्सेस की गारंटी भी ना हो। तो लिमिटेशंस क्या है? रिजिड बना देती है, क्रिएटिविटी घटा देती है, कॉस्ट लगवा देती है, टाइम खा जाती है और फिर भी डायनामिक एनवायरनमेंट में नहीं चलती और ना ही सक्सेस की गारंटी होती। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग प्रोसेस। और बेसिकली प्लानिंग हम किस तरीके से करते हैं? फर्स्ट इज हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है, दैट इज सेट द ऑब्जेक्टिव और गोल। सेकेंड इज डेवलपिंग द प्रीमाइस। डेवलपिंग द प्रीमाइस का मतलब हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं जो हम अपने प्लान में बना रहे हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव्स, देन इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब कि हमने अपना गोल सेट किया उसके बाद हम प्रीमाइस डेवलप करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उस काम को या उस गोल को अचीव करने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, दैट इज आइडेंटिफाइंग देम। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएटिंग ईच वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव,
मतलब कि जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको इवेल्युएट करना कि किसमें क्या है या फिर इससे हमारा काम कैसे हो सकता है। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब कि उन सब ऑल्टरनेटिव जिनको हमने इवेल्युएट करा उनमें से सबसे बेस्ट को सेलेक्ट करना। देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान, दैट इज टू स्टार्ट अप द प्लान। एंड द लास्ट स्टेप इज फॉलो अप, मतलब कि ये चेक करते रहना कि प्लान हमारा कैसे प्रोसेस हो रहा है या फिर वो कैसे चल रहा है या फिर कैसे वर्कआउट वो कर रहा है। सो प्लानिंग प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्टिव सेट करना, प्रीमाइस डेवलप करना, देन आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेटिव, देन इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एंड देन फॉलो अप। अब बेसिकली जो प्लानिंग है उसमें हम प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स दो तरीके के होते हैं, या तो स्टैंडिंग या फिर सिंगल यूज़। सिंगल यूज़ मतलब जो एक इवेंट या एक बार यूज़ करके ख़त्म हो जाते हैं। एंड स्टैंडिंग प्लान्स वो जिनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और इनके अलावा हमारे 8 टाइप्स के प्लान्स और भी है जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि जो प्लान्स है वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड या फिर जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हम अटेन करना चाहते हैं। जो यूज़ के बेसिस पे वो सिंगल यूज़ है। स्टैंडिंग होते हैं, स्टैंडिंग मतलब जो एक प्लान के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे प्लान में यूज़ किए जा सकते हैं। एंड सिंगल यूज़ जो सिर्फ एक ही प्लान या एक ही गोल को अचीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बाकी ये जो 8 अदर टाइप्स ऑफ प्लान्स हैं हम उनको देखते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब जो गोल है उसको अचीव करने के लिए हमने प्लान बनाया है। एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब एक तरीके से पूरा प्लान या पूरा ब्लूप्रिंट जिसमें होता है कि हमें अपने गोल को कैसे अचीव करना है। और इसमें जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी स्वॉट एनालिसिस भी होती है। स्वॉट एनालिसिस मतलब उनकी कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी जो दोनों तरीके के प्लान हैं, दे आर नाइदर स्टैंडिंग नॉर सिंगल यूज प्लान्स। नाउ द नेक्स्ट इज पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जनरल गाइडलाइंस बेसिकली जो बनाई जाती है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करके रख सकें या फिर यूनिफॉर्मिटी रख सकें। पॉलिसी इज अ स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट है प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब एक सेट हमने कर दिया है, अ कोर्स ऑफ एक्शंस या फिर एक हमने पूरा लेआउट बना दिया है एक्शंस का कि आपको ऐसे ऐसे इस काम को करना है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। नेक्स्ट है मेथड। बेसिकली प्रोसीजर इज अ पार्ट ऑफ मेथड। मेथड का मतलब क्या होता है कि हम उस तरीके को कैसे, उस काम को कैसे करेंगे। हमें प्रोसीजर तो पता है, लाइक सपोज मुझे पता है कि मुझे कैसे रोटी बनानी है। पहले उसे आटा गूंदना है, फिर उसको बेलना है, फिर उसे सेकना है, एंड दैट इज द प्रोसीजर। लेकिन मैं उसे कैसे करती हूँ ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। सो दैट कम्स अंडर मेथड। मेथड इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। नाउ द नेक्स्ट इज रूल। बेसिकली रूल और पॉलिसी में क्या डिफरेंस होता है? पॉलिसी जनरल गाइडलाइंस होती हैं एंड जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, जो सबको फॉलो करने ही करने होते हैं। रूल इज ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान। एंड द लास्ट है प्रोग्राम एंड बजट। प्रोग्राम बेसिकली हर एक इवेंट के लिए बनाया जाता है या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जिसमें सब कुछ होता है उस इवेंट या उस गोल को अचीव करने के लिए। उसमें ये सारे जो अलग अलग तरीके के प्लान्स हैं वो भी हो सकते हैं। एंड प्रोग्राम इज़ अ सिंगल यूज़ प्लान। एंड बजट बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि जो हमारा गोल अचीव करने का है, जिसका हमने प्लान बनाया है, उसमें कितना फाइनेंस यूज़ होगा। तो बजट में हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो पूरा फाइनेंशियल टर्म्स वगैरह होती हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। एंड प्रोग्राम एंड बजट आर सिंगल यूज प्लान्स। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी आर नाइदर सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान्स। पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल आर स्टैंडिंग एंड प्रोग्राम एंड बजट आर सिंगल यूज प्लान्स। सो इसके साथ हमारा चैप्टर 4 प्लानिंग फिनिश होता है। Now the next chapter is chapter 5 organizing. Organizing is the second function of management, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको असेंबल करके, कोऑर्डिनेट करके यूज़ करते हैं ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स assembling and coordinating the human efforts and assembling the physical resources and integrating them to achieve the specified objective. अब बेसिकली स्टेप्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में, दैट इज आईडी कार्ड। जैसे हमें आईडी चाहिए कार्ड को रन करने के लिए, वैसे ही हमें ऑर्गेनाइजिंग चाहिए अपनी कंपनी या मैनेजमेंट को रन करने के लिए। सो आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब कि आइडेंटिफाई करना
कि किसको हम क्या काम दे सकते हैं और काम को डिवाइड करना। डी से है डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए से है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड आर से है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आई से मतलब आइडेंटिफाई करना, डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि ये देखना कि हम किसको क्या काम दे सकते हैं। बी से डिपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना। ए से असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ मतलब कि ह्यूमंस को उनकी ड्यूटीज़ जो है असाइन कर देना कि आपको ये काम करना है। एंड आर से रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करना मतलब कि ये चेक करते रहना कि जो हमारा काम है वो ढंग से परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इसकी जो मेमोरी टेक्निक है दैट इज ABCDE ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ए से है अडेप्ट टू चेंज, बेसिकली अगर अपने और जो सारी रिसोर्सेज है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, दैट विल हेल्प अस टू कोप विद द डायनामिक एनवायरनमेंट और अडेप्ट टू द चेंजेस। बी से है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, बेसिकली अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो दैट विल हेल्प इन स्पेशलाइजेशन एज वेल। जैसे कि अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को एक ही ऑर्गेनाइज करके एक ही डिपार्टमेंट में डेवलप कराया, दैट विल लीड टू स्पेशलाइजेशन। सी से है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, अगर हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करके रखें, दैट विल हेल्प अस टू मेंटेन क्लियर वर्किंग रिलेशन बिटवीन द ह्यूमंस और बिटवीन द एम्प्लॉयज़। डी से है डिपार्टमेंटलाइजेशन, सो इम्पोर्टेंस क्या थी, ए से अडेप्ट टू द चेंजेस, बी से था बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से था क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस एंड डी से है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑब्वियसली अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो पर्सोनल एक कंपनी का है उनको स्पेशलाइज किया जाएगा एक ही स्किल में, सो दैट विल ऑल्सो लीड टू देयर डेवलपमेंट। ई स्क्वायर से है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन, मतलब कि अगर हमारी कंपनी एक्सपैंड करेगी तो भी उसे दिक्कत नहीं होगी बिकॉज वी हैव ऑल आवर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज्ड। एंड सेकेंड इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि अगर सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा उन सब चीज़ों को एडमिनिस्टर करना। एंड ओ से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इम्पोर्टेंस क्या, अडेप्ट टू चेंज, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, सी से है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, डी से है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, ई स्क्वायर से है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड ओ से है optimum utilization of resources. Now the next topic was organizational structure, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दो तरीके के होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल, राइट। बेसिकली जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है उसमें हम रिसोर्सेज को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या फिजिकल रिसोर्सेज को, उनको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से डिपार्टमेंट्स में या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया ह्यूमन रिसोर्स का, एक बना दिया फाइनेंस का, ऐसे ऐसे हम अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना देते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर या फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एंड डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऑन द दैट इज डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स अ कंपनी डील्स इन। सपोजिंगली अगर हमारी जो कंपनी है वो दो प्रोडक्ट्स में डील कर रही है तो डिविजनल स्ट्रक्चर में हम दो डिपार्टमेंट्स बना देंगे, दैट इज फॉर प्रोडक्ट एक्स एंड फॉर प्रोडक्ट वाई, और इन दोनों के लिए डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सब होंगे, दैट इज इसका अलग HR होगा, इसका अलग फाइनेंस होगा, इसका अलग HR होगा और इसका अलग फाइनेंस होगा, राइट। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो डिवीजन, जो हम डिफ्रेंसिएशन या जो हम इनको डिवाइड करते हैं दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, और डिविजनल स्ट्रक्चर में हम प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। वन मोर पॉइंट इज देयर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब बेसिकली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, एक बॉस के अंदर या एक सुपीरियर के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब अगर एक कंपनी में एक बॉस के अंडर 5 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं देन वी विल कॉल इट्स 5 स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, और अगर एक जो बॉस है उसके अंडर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं देन वी विल से दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इक्वल्स टू 10। मतलब कि एक बॉस के अंडर जितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे उन्हें हम बोलेंगे स्पैन ऑफ
मैनेजमेंट। और ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दो तरीके से होता है, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल में हम फंक्शंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं HR, फाइनेंस। और अगर जैसे प्रोडक्ट्स होते तो क्या होता, इसका भी एक्स प्रोडक्ट में डील करता। मतलब कि फंक्शनल में हम फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड करेंगे, तो जो HR डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट X का भी HR देखेगा और प्रोडक्ट Y का भी HR देखेगा। लेकिन जो डिविजनल होता है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट के बेसिस पे जब हमने डिवाइड कर दिए तो उनके हिसाब से फंक्शंस भी डिवाइड हो जाएंगे, राइट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने लिखी है। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को उनके फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। साथ ही साथ हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर पाते हैं क्योंकि हम उन्हें एक ही तरीके का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए बार बार कहते हैं। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन नहीं होती। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन अचीव हो पाती है ड्यू टू द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मेंटेन होके हम रख पाते हैं। लेकिन इसकी जो डिसएडवांटेजेस है वो भी हैं, दैट इज लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बेसिकली हर डिपार्टमेंट जो है फंक्शनल में वो यही सोचते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट को बेनिफिट दे ले लेस एम्फेसिस ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। और बेसिकली अगर हम एक एम्प्लॉय से एक ही तरीके का फंक्शन हर रोज़ करवाएंगे तो वो उसका यूज टू हो जाएगा एंड ही वुड नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू द changes or the dynamic environment which will lead to inflexibility. And last है control and coordination. Basically advantages में जो control and coordination हमने पढ़ा, ये डिपार्टमेंट के अंदर ही था। लाइक एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अपने साथ अच्छे से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतने अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाता क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर में यही चाहता है कि वो अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को अच्छा करे, ना कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेजेस क्या है, फेड नहीं होंगे। मतलब कि डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो किया तो हम फेड नहीं होंगे। एफ से है फ्लेक्सिबिलिटी, ए से है अकाउंटेबिलिटी, डी से है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड ई से है एक्सपेंशन। मतलब कि अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल बन पाएगी, जो उसके वर्कर्स हैं वो अकाउंटेबल हो पाएंगे, स्किल्स जो है हम उनकी डेवलप कर सकेंगे एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, CAA, जैसे कि CAA हुआ था उसी प्रकार से इसकी डिसएडवांटेजेस सी से मतलब है कॉस्ट इंक्रीज। बेसिकली डिविजनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे हम एम्प्लॉयज़ लगते हैं जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। ए से है अराइज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली जो एक प्रोडक्ट का जो डिपार्टमेंट है दूसरे प्रोडक्ट के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एंड लास्ट है ए से अथॉरिटी टू मैनेजर कैन बी मिसयूज। मतलब कि जो हमने मैनेजर है एक प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट हेड है वो अपनी पावर्स को मिसयूज कर सकता है। अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है डिविजनल और एक होता है फंक्शनल। अब हम ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कितने तरीके की हो सकती है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स के साथ फॉलो की जाती है, जब जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ एक कंपनी के लिए काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल। लेकिन जब एम्प्लॉयज़ आपस में बात करते हैं, सोशल रिलेशंस या पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करते हैं, देन दैट इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या है, बेसिकली ये डेलिबरेटली बनाई जाती है मैनेजमेंट की वजह से, ताकि हम फोकस कर सके अपने वर्क पे, गोल को अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एंड नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, शुगर। एस से है स्टेबिलिटी ऑफ द जॉब, यू से है यूनिटी ऑफ कमांड, जी से है गोल अचीविंग एंड ई से है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ जॉब मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करोगे तो आपकी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी। यू से है यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब कि एक बॉस एक ही सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देगा। जी से है गोल, ऑब्वियसली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजमेंट ने बनाई है तो वो किस लिए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ई से है इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, बेसिकली HRD फ्लॉप हो जाते हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फ्लॉप हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में।
HRD, बी से है डिलेज, मतलब कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। R&H, यस, R से है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, मतलब कि जो हमारी क्रिएटिविटी का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड H से है ह्यूमन नीड्स आर इग्नोर, बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये देखते हैं कि बस अपना काम कराना है हमें जो ह्यूमन की नीड्स है दैट इज़ कि वो पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करे अपने एनवायरनमेंट में, फ्रेंडशिप करे एंड ऑल दैट जो नीड्स होती है वो ह्यूमन नीड्स जो है वो इग्नोर हो जाती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ द नेक्स्ट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही ओरिजिनेट होती है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ है वो अपने आपस में पर्सनल रिलेशन बताते हैं। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या क्या हुए? स्पॉन्टेनियस ओरिजिन, ये कहीं भी कभी भी ओरिजिनेट हो सकती है, इसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता या फिर ये डेलिबरेटली नहीं फॉर्म की जाती, और इसमें कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात कर सकता है एंड देयर आर नो सच रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? बेसिकली इसके एडवांटेजेस क्या है कि जो हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी वो इनफॉर्मल के एडवांटेजेस बन जाएंगे। तो दैट इज कि जो डिले हो पाता है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में नहीं होता, इंफॉर्मेशन कैन बी पास्ड ऑन वेरी क्विकली इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जो ह्यूमन की नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो पाते हैं और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो पाते हैं। लाइक सपोजिंगली अगर जो एम्प्लॉयज़ है वो आपस में बात करते हैं तो वो अपने जो इश्यूज़ हैं वो एक दूसरे से डिस्कस करके उनको सॉल्व करके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए काम करेंगे। एंड द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस। बेसिकली इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो इतने अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए उनकी तो दे माइट रेजिस्ट द कंपनीज ऑर्डर्स। लाइक सपोजिंगली टॉप लेवल ने कोई ऑर्डर बनाया तो जो लोअर लेवल या जो अदर एम्प्लॉयज़ अगर वो उन्हें पसंद नहीं आया तो वो ग्रुप या यूनियन बना के उसको रेजिस्ट कर सकते हैं एंड ऑल सच आर द डिसएडवांटेजेस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बेसिकली डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि एक जो सुपीरियर है या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो सारा काम कर सकते हैं या सारे डिसीजंस को ले सकते हैं। क्या वो ये डिसीजन भी लेंगे कि इसमें इस मशीन में इतना पानी डालना है या इस मशीन में आपको इस टाइम पे टूल डालना है? ऑब्वियसली दे कैन नॉट टेक ऑल द डिसीजंस। तो इसीलिए जो टॉप लेवल की जो अथॉरिटी होती है वो उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स को या जो उनके अंडर जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनको कुछ अथॉरिटी देते हैं कि वो अपने लेवल पे डिसीजंस ले सके। दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मतलब कि जो सुपीरियर है जब वो अपने सबॉर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी का हिस्सा पास ऑन करता है ताकि जो सबॉर्डिनेट है वो अपने लेवल के हिसाब से डिसीजंस ले सके। दैट इज़ कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Now the next is elements of delegation. Basically delegation के 3 elements है, that is responsibility, accountability and authority. Authority का मतलब पावर टू टेक डिसीजन जो हम अपने सुपीरियर से जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट को देता है। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर मैंने अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दी तो उसे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल हेड करना चाहिए कि वो उस अथॉरिटी को ढंग से यूज़ करे और उससे प्रोडक्टिविटी के साथ काम करे या फिर अच्छे तरीके से काम करे। एंड थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि द सबॉर्डिनेट इज आंसरेबल टू हिज सुपीरियर फॉर द डिसीजंस ही हैज़ टेकन और ही और शी हैज़ टेकन। तो एलिमेंट्स क्या है? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन के लिए टेक्निक थी, मेमोरी टेक्निक फेम भी चलेगा। तो एफ से है फैसिलिटेट ग्रोथ। जब हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को डेलीगेट करेंगे दैट विल हेल्प आवर कंपनी टू ग्रो। नेक्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे अगर हम उन्हें डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी या डिसीजन लेने की पावर दे दें। नेक्स्ट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ऑब्वियसली अगर कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को पावर दे कि तुम ये काम कर सकते हो दैट विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ कि हम ये काम कर सकते हैं तो हम इसे अच्छे से करके दिखाएं। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हियरार्की। बेसिकली अगर सारी पावर जो है टॉप लेवल ही अपने पास रखेगा, नीचे लेवल्स पे नहीं देगा तो एक हियरार्की तो मेंटेन ही नहीं हो पाएगी क्योंकि सारी पावर तो जो टॉप लेवल है उनके पास ही है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से ही मैनेजमेंट हियरार्की बन पाती है। एंड द नेक्स्ट इज
coordination. Now the next topic is centralization and decentralization. Centralization का मतलब सारी अथॉरिटी की जो पावर है या फिर जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसके पास होना, टॉप लेवल के पास. दैट इज जब सारी जो पावर्स हैं या जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है जब वो सारी टॉप लेवल के पास या फिर कुछ लोगों के हैंड्स में होते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो वो टॉप लेवल या जो कुछ लोगों के पास जो डिसीजन मेकिंग पावर है जब वो अपने सबॉर्डिनेट्स को उस अथॉरिटी को थोड़ा थोड़ा डेलीगेट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है? बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए? दैट इज IQ से GT पे बिना RC नहीं चले. मतलब कि हमने दिमाग लगाया और डिसेंट्रलाइजेशन के बिना हम नहीं चले. सो I से इनिशिएटिव. अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करें तो जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं वो ऑब्वियसली कुछ न्यू आइडियाज़ के साथ आएंगे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि जो टॉप लेवल पे हैं उनके पास ही सारे आइडियाज़ आएंगे. देयर माइट बी पीपल एट द लोअर लेवल्स एंड देयर आर पीपल जिनके पास बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकते हैं. Q से है क्विक डिसीजन. अब बेसिकली अगर सेंट्रलाइजेशन होता तो हर एक डिसीजन के लिए हमें टॉप लेवल के पास जाना पड़ता जो डिले इन डिसीजन मेकिंग कर सकता था. लेकिन अगर हम अपने सुपीरियर्स को ही पावर दे दी डिसीजंस लेने की तो दे कैन टेक क्विकली द डिसीजंस. नेक्स्ट इज ग्रोथ. अब जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे डिसीजंस लेने एक कंपनी के लिए भी इंक्रीज करते हैं. तो अगर हम सेंट्रलाइजेशन ही करें तो टॉप लेवल का जो काम है वो इंक्रीज हो जाएगा. बट डिसेंट्रलाइजेशन helps to achieve specialization and in the growth as well. Next is talent of managers increase. Basically managers होते हैं उनको हम अथॉरिटी देते हैं कि आप डिसीजंस ले सकते हो तो वो अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर पाते हैं एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज देयर मैनेजरियल टैलेंट एज वेल. नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप. अब मतलब कि पहले सारे डिसीजन सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल को लेने पड़ते, लेकिन अब उन्होंने अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जिसकी वजह से उन्हें इतने डिसीजंस नहीं लेने पड़ते एंड दे गेट द रिलीफ. एंड लास्ट इज कंट्रोल. बेसिकली टॉप लेवल अपने सबॉर्डिनेट्स को अगर पावर देता है तो वो कंट्रोल भी करता है, दैट इज बाय अकाउंटेबिलिटी. तो ये था 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग. Now the next chapter is chapter 6 staffing. Staffing is the third function of management, जिसमें हम क्या करना होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है और उसको प्रॉपरली फिल रखना. दैट इज जितने की रिक्वायरमेंट है उतने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हों. तो फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंस. बेसिकली स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? DC गॉप फर्स्ट इज हेल्प इन डिस्कवरिंग द कॉम्पिटेंट पर्सनल. स्टाफिंग में हम ये ढूंढते हैं कि हमारी कंपनी के लिए कौन कौन से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो हमारी कंपनी का हिस्सा बन के और हमारी कंपनी को फ़ायदा दिला सकते हैं. नेक्स्ट इज G से ग्रोथ. मतलब कि अगर जो हम स्टाफ अपॉइंट करते हैं अगर वो अच्छे से काम करें तो दैट विल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. O से है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड T से है बेटर परफॉर्मेंस या फिर परफॉर्मेंस गेट्स बेटर ऑफ द इंडिविजुअल्स और द पर्सनल. नेक्स्ट है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM. बेसिकली HRM क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. पहले क्या होता था कि सिर्फ स्टाफिंग मतलब कि हमें इंडिविजुअल्स को ढूंढना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें अपॉइंट करना है. लेकिन अब HRM भी आ गया बड़ी बड़ी कंपनीज में या सभी कंपनीज में नॉर्मली कि HRM में हमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अदर नीड्स को भी देखना है ताकि उन्हें सेटिस्फाई एज अ कंपनी हम कर सकें. तो स्टाफिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमें ये देखना है कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है और उन प्लेसेस को जो वो वेकेंट सीट्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ के थ्रू फिल कराना. लेकिन HRM में ये सब भी आता है कि हमें ये देखना है कि वो काम कैसे कर रहे हैं, उनको मंथली सैलरी मिल रही है कि नहीं, उनके लिए हम क्या प्रमोशनल टेक्निक्स वगैरह वगैरह यूज़ कर सकते हैं. सो स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ HRM. HRM इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड स्टाफिंग इज़ अ पार्ट ऑफ HRM. Now the next topic is process of staffing. Staffing process की मेमोरी टेक्निक है मिस्टर स्पॉट PPC. M से है मैन पावर. एस्टिमेट करना कि मतलब हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है. R से मतलब है रिक्रूटमेंट. मतलब कि ये लोगों को बताना कि हमारी कंपनी में सीट्स वेकेंट है, आप
अप्लाई कर सकते हो। एस से है सिलेक्शन, मतलब कि जो हमारे पास एप्लीकेशंस आई हैं उनमें से सेलेक्ट करना कि कौन कौन इंडिविजुअल्स हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज़ बन सकते हैं। टी से है प्लेसमेंट, मतलब उनको उनकी प्लेस बताना कि वो उनकी रैंक क्या होगी। एंड देन ओ से है ओरिएंटेशन, मतलब कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना। टी से है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब उनको ट्रेन करना उनकी जॉब के हिसाब से, उनकी उस स्किल को ज़्यादा डेवलप करना जो उनकी जॉब को करने में मदद करेगी। टी से है परफॉर्मेंस अप्रेजल, मतलब कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको अप्रेजल्स मिलते रहे। देन नेक्स्ट पी से है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, मतलब कि टाइम टू टाइम उनके प्रमोशन होते रहे और उनके करियर के हिसाब से उनकी हेल्प की जाए। एंड सी से है कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन मतलब कि जो उन्हें बेसिक पे मिलता है लाइक सैलरी। सो दिस इज़ द प्रोसेस मिस्टर स्पॉट पीपीसी। मैन पावर को एस्टिमेट करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, then performance appraisal, then promotion and career planning, and then compensation. Now the next topic is elements of staffing. बेसिकली ये तो हमने पढ़ा प्रोसेस, लेकिन जो स्टाफिंग है उसके तीन मेन एलिमेंट्स है, दैट इज RSTD, दैट इज रिक्रूटमेंट, मतलब कि लोगों को ये अवेयर कराना कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सीट्स खाली है, आप आके अप्लाई कर सकते हो। S stands for selection and TD stands for training and development, मतलब कि स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। नाउ द फर्स्ट एलिमेंट इज रिक्रूटमेंट। बेसिकली रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है उनको ये बताना कि हमारी कंपनी में जॉब्स खाली हैं एंड स्टिमुलेट देम टू अप्लाई फॉर द जॉब्स। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, दैट इज़ थ्रू इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हीं को यूज़ करके अपनी जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करें। लाइक सपोजिंगली अगर एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में से लोगों को निकाल के उस डिपार्टमेंट में डाल दें जहाँ पे लोग कम काम कर रहे हैं। इंटरनल सोर्सेज दो तरीके से किया जा सकता है, दैट इज़ प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, मतलब कि या तो जो इंडिविजुअल्स हैं या तो उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दे या फिर उनका प्रमोशन कर दे। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना। तो उसके सोर्सेज हैं, उसकी मेमोरी टेक्निक है DCC, वीप, नो, ऑल्ट। D स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नोटिस लगा दें या फिर नोटिस पब्लिश कर दें कि हमारी कंपनी में इतनी वैकेंसीज खाली हैं, आप वहाँ पे आके अपनी जॉब एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो। C से है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब कि बेसिकली कंपनी के पास बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका डेटा होता है, तो अगर कंपनी को लगता है कि इनका जो मेरे पास डेटा पड़ा है इन्हीं में से मैं इनको रिक्रूट कर सकती हूँ, देन दे कैन कॉल देम एंड से दैट वी हैव जॉब एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कम एंड सबमिट योर एप्लीकेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है कैंपस प्लेसमेंट। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब जो कंपनीज होती हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ या कैंपसेस में जाके वहाँ से जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पिक करती है, उनको प्लेस करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। W स्टैंड्स फॉर वेब एडवर्टाइजिंग, मतलब कि हम जब वेबसाइट्स पे ये इन्फॉर्मेशन डालते हैं कि आप अप्लाई कर सकते हो इस कंपनी में इस जॉब के लिए, दैट इज़ कॉल्ड वेब एडवर्टाइजिंग। E से है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं उनका डेटा अपने पास रखती है, तो जो कंपनीज़ हैं वो उन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस से कॉन्टैक्ट करके उनका डेटा ले सकती है और उनको कॉल करके इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला सकती है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिकमेंडेशन। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो किसी को सजेस्ट करते हैं कि सर आप इसकी नौकरी लगवा दो, ये मेरे नोन में है, ही वॉन्ट्स टू हैव अ जॉब, और तो उसके अगर रिकमेंडेशन से हम किसी की जॉब लगवाते हैं दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट रिकमेंडेशन। T से है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कि जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस गवर्नमेंट रन करती है वैसे ही जब पब्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। नौ ऑल्ट से A से है मतलब एडवर्टाइजिंग। एडवर्टीजिंग हम करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इतनी वैकेंसीज है, आप अप्लाई करो एंड ऑल दैट। L से है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब कि अगर हमें वर्कर्स चाहिए हम एक एक लेबर को तो जाके पकड़ेंगे नहीं ना, बल्कि कंपनीज क्या करते हैं, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर को बोलती है कि हमने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अब आप आपके पास जितने भी वर्कर है आप उनसे काम करवा लो।
एंड द टी स्टैंड्स फॉर टेलीविजन, मतलब कि जब हम टेलीविजन के थ्रू एडवर्टीजिंग करवाते हैं। सो ये है एक्सटर्नल सोर्सेज जिसकी मेमोरी टेक्निक है DCC, रीड, नो, ऑल्ट। नाउ अब जो हमने पढ़े इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, उसकी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के लिए ये मेमोरी टेक्निक है जिसकी फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग, कॉस्ट बचाएगा, राइट। सो M स्टैंड्स फॉर मोटिवेशन। अगर हम इंटरनल सोर्स से ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या प्रमोशन करेंगे, दैट विल मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। अगर उनका प्रमोशन हो जाएगा तो सिंप्लीफाई प्रोसेस। बेसिकली अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को ही दूसरी प्लेसेस पे प्लेस कर देंगे, दैट विल सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दैट वी डू इन एक्सटर्नल सोर्सेज। नेक्स्ट है T से ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की। नेक्स्ट है C से चीप, दैट इज़ कॉस्ट बचाता है, मतलब कि जो हमारे पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ है बस उनको एक जगह से दूसरी जगह ही तो लेके जाना है डिपार्टमेंट में। सो दैट हेल्प्स टू मेंटेन, दैट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट। एंड B से है बैलेंस। बेसिकली एक डिपार्टमेंट से या एक जगह से अगर हम उठा के एम्प्लॉयज़ को दूसरी जगह डाल देते हैं, दैट हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? बेसिकली डिसएडवांटेजेस की मेमोरी टेक्निक है लिंक TRP डिक्रीज, मतलब कि उसने इंटरनल सोर्सेज को फॉलो किया तो उसकी TRP डिक्रीज हो गई। ऐसे है लेथार्जिक एम्प्लॉयज़। बेसिकली एम्प्लॉयज़ को पता चल जाएगा कि यार बाहर से कोई आने वाला है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में हम ही रहने वाले हैं, तो आराम से चलता रहेगा। I से है इनोवेशन डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्वियसली अगर उनका यही एटीट्यूड रहेगा एम्प्लॉयज़ का कि हम लेथार्जिक लेजी हो जाते हैं, यार हमें तो काम करना है और कोई बाहर से तो आने वाला है नहीं, हो जाएगा काम। इफ़ दे हैव दिस एटीट्यूड तो वो लेथार्जिक इन नेचर हो जाएंगे एंड विल ऑल्सो रिड्यूस द इनोवेशन। N से है न्यू एंटरप्राइज। बेसिकली अगर कोई न्यू एंटरप्राइज या न्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई है तो वहाँ पे कोई एम्प्लॉयज़ ही नहीं है, सो उस केस में इंटरनल सोर्सेज फेल हो जाएंगे। C से है कॉम्पिटिशन डिक्रीज हो जाएगा। अब उन्हें ये पता चल गया है कि हम ही ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से कोई तो आएगा नहीं, कंपटीशन हमें मिलेगा नहीं, आपस में मिलजुल के काम कर लो, सबका प्रमोशन होता रहेगा, सो कंपटीशन डिक्रीज हो जाएगा। एंड TRP से आप ये लिख सकते हो रिड्यूस प्रोडक्टिविटी बाय ट्रांसफ़र। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसने काम सीखना स्टार्ट ही किया था, उसे उठा के फाइनेंस में डाल दें, फाइनेंस में उसने काम सीखना स्टार्ट ही किया था, उसे सेल्स में डाल दें, तो बेसिकली जो स्किल्स है वो उस एम्प्लॉय की तो डेवलप ही नहीं हो पाएंगे और साथ ही साथ उसकी प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। नाउ एक्सटर्नल सोर्सेज के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस है CPT होगा क्लियर। C से है इट इज़ बेसिकली इट हेल्प्स टू इंक्रीज द चॉइस अ कंपनी हैज़। अ कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसीज है उसके लिए बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं अगर हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के साथ जाते हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन इंक्रीज करने में हेल्प करता है। T से है पर्सोनल, बेसिकली हमें क्वालिफाइड पर्सोनल मिल पाता है। एंड T से है ट्रेनिंग या फिर टैलेंट जो है वो हमें न्यू मिल पाता है, फ्रेश टैलेंट मिल पाता है। सो दीज आर द एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है? L से है लेंथी प्रोसेस, अगर हम एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू जाते हैं सो दैट इज़ अ लेंथी प्रोसेस। C से है कॉस्टली है। एंड D से है डिससैटिस्फैक्शन अमंग करंट एम्प्लॉयज़। सो द नेक्स्ट एलिमेंट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? जितनी भी हमारे पास जॉब एप्लीकेशन आई हैं उनमें से सेलेक्ट करना कि किन इंडिविजुअल्स को या जिनकी जॉब एप्लीकेशन है उनमें से किन को हमें अपनी कंपनी का हिस्सा बनाना है। तो उसकी तो अब ये जो सिलेक्शन है उसका भी एक प्रोसेस होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की मैंने मेमोरी टेक्निक लिखी है, दैट इज पेज शेयर करके स्माइल जा चुकी हूँ। तो फर्स्ट है P से प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द बायोडेटा और ऑन द रिज्यूमे वी सेलेक्ट कि हमें कौन कौन से एप्लीकेशन जैसे लग रहे हैं जो इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे, उनको हम निकाल देते हैं और जो क्वालिफाई करते हैं उनको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब प्रोफाइल वी सेंड। नेक्स्ट है S से सिलेक्शन टेस्ट। बेसिकली इसमें बहुत सारी कंपनीज एक टेस्ट लेती हैं, ऐसा कोई एक टेस्ट नहीं है, हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। कोई ट्रेड टेस्ट लेती है, कोई IQ टेस्ट लेती है, कोई एप्टीट्यूड टेस्ट लेती है। सो कोई भी कंपनी किसी भी तरीके का टेस्ट ले सकती है, दैट कम्स अंडर सिलेक्शन टेस्ट। E से है एम्प्लॉय इंटरव्यू। जो टेस्ट में पास कर जाते हैं उनका इंटरव्यू कौन लेता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं। देन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक।
जो इंटरव्यू पास कर जाते हैं उनका बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेक करते हैं कि कहीं उनकी कोई रेफरेंस तो नहीं है या फिर उनका बैकग्राउंड कैसा है, कहीं कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट है स्माइल में एस से है सिलेक्शन डिसीजन। अब बेसिकली हमने एक एम्प्लॉय को उसका रेफरेंस बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उसे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाना है या नहीं। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसे बनाना है, देन वी सेंड हिम फॉर मेडिकल चेकअप, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन और एम। जो मेडिकल एग्जाम को भी पास कर जाते हैं हम उन्हें जॉब ऑफर करते हैं, दैट इज जे। जिनको हम जॉब ऑफर कर देते हैं कि आप ही हमारी कंपनी में जॉब जो आपने अप्लाई की थी आप उसमें पास कर गए और आप हमारी जॉब है, आप यहाँ पे आके अपनी जॉब ले सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड जॉब ऑफर। एंड सी से है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिविजुअल्स या जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि आप इतने साल तक हमारी कंपनी में ही काम करोगे एंड डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट, then employment interview, then reference and background check, then selection decision, medical examination, then job offer and then contract of employment. Now the third element is training and development. Basically training and development दो different terms हैं। ट्रेनिंग का मतलब कि जो इंडिविजुअल्स या जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको उनकी स्किल्स को बेटर करना ताकि वो जो अभी उनको जॉब ऑफर की गई है वो उसे ढंग से कर सके, दैट कम्स अंडर ट्रेनिंग। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको ऐसा स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना या फिर उन पर वर्कआउट करना ताकि वो अपने फ्यूचर में जो वो काम कर रहे हैं वो उसको बेटर तरीके से कर सके। तो ट्रेनिंग बेसिकली प्रेजेंट को माइंड में रख के दी जाती है एंड डेवलपमेंट फ्यूचर को रख के माइंड में दी जाती है। सो बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू द एम्प्लॉयज़? ऑर्गेनाइजेशन हुआ है SPF इन्हांसेस मोरल। वैसे ही जैसे कि SPF जो होता है वो लाइक आप लगा रहे तो आपको बेनिफिट मिलता है, वैसे ही SPF इन्हांसेस मोरल। सो S से है सिस्टमैटिक ट्रेनिंग, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिस्टमेटाइज तरीके से ट्रेनिंग कंडक्ट करवा पाती है। P से है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेशंस के लिए भेजते हैं, दैट हेल्प्स टू इन्हांस देयर प्रोडक्टिविटी। F से है फ्यूचर बेटर। ऑब्वियसली अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को अभी से ही डेवलप करके रखें उनकी स्किल्स को, दैट विल हेल्प अस इन फ्यूचर एज वेल। E से है इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है एंड M से मोरल से है मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होता है। मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ कैसे इंक्रीज होते हैं? अगर आप अपने जो इंडिविजुअल्स या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपडेटेड टेक्नोलॉजी या फिर जो भी न्यू चेंजेस आते हैं उनसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, सो दैट विल इन्हांस देयर मोरल एंड दैट विल इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी एज वेल। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होते हैं। SPF इन्हांसेस मोरल, दैट इज सिस्टमेटाइज ट्रेनिंग, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, फ्यूचर बेटर। इन्हांसेस का E से है इफेक्टिवनेस इंक्रीज एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस। अब एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट होते हैं? इसकी मेमोरी टेक्निक है EPS इंक्रीजेस। E से है बेसिकली एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। P से है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। S से है बेसिकली S स्क्वायर से मतलब कि अगर हम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं तो उनकी स्किल्स डेवलप होती है एंड दैट क्रिएट सैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। सो E से मतलब है इफिशिएंसी इंक्रीज होना, P से है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होना एंड S स्क्वायर से है स्किल्स बेटर होना और साथ ही साथ सैटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द ट्रेनिंग मेथड्स, मतलब कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं, दैट इज बाय ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स और बाय ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब मतलब कि जो एम्प्लॉय जब काम कर रहे हैं दैट इज़ दे आर डूइंग देयर वर्क, साथ ही साथ उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। लेकिन ऑफ द जॉब का मतलब क्या होता है कि हम उन्हें उनकी जॉब से थोड़े टाइम के लिए ऑफ कर दें या फिर रेस्ट दे दें एंड देन दे गो फॉर ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब इन बेसिकली 4 तरीक़ों से की जाती है, दैट इज़ फर्स्ट अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको एक सुपीरियर के अंडर गाइडेंस में रख देते हैं, जो सुपीरियर जब उनको गाइड करता है एंड दैट हेल्प्स इन गेटिंग देम ट्रेन। नेक्स्ट है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब जब कंपनीज जो है और जो कोचिंग या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके साथ टाई अप करके उनके स्टूडेंट्स को
फील्ड पे कैसे काम किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है कोचिंग नॉर्मल जैसे हम बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। एंड लास्ट है जॉब रोटेशन का मतलब एक एम्प्लॉय को थोड़े टाइम के बाद किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, ताकि वो उस डिपार्टमेंट की टेक्निकलिटीज़ और उस डिपार्टमेंट के हिसाब से भी अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, मतलब कि जब हम जॉब नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ और तब उन्हें हम जो बेसिकली ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करें। फर्स्ट है CR लेक्चर, दैट इज़ क्लासरूम लेक्चर्स, मतलब कि नॉर्मल एक सर या मैम आए, वो आपको लेक्चर दे और आप बैठ के सुनो, जैसे नॉर्मल स्कूल में होता है, दैट इज़ क्लासरूम लेक्चर्स। नेक्स्ट इज फिल्म्स, बेसिकली बिजनेस फिल्म्स होती हैं जो दिखाई जाती हैं ताकि आप उसके हिसाब से स्किल्स को डेवलप कर सको। नेक्स्ट है केस स्टडीज़ समझाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हुआ था, हमने ये तरीके फॉलो किए जिसकी वजह से हम डेवलप कर पाए, तो आपको भी ऐसे स्किल्स आनी चाहिए। नेक्स्ट है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में क्या होता है कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनकी जो काम करने की जगह है उसके अलावा एक इंस्टीट्यूट सेटअप करती है जहाँ पे वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं। सो व्हेन न्यू और अदर सेपरेट institutes are set by the organizations या companies to train their employees, that is called vestibule training। and induction training का मतलब क्या होता है, जब हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सुपीरियर से या डिफरेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि वो उनके थ्रू भी न्यू स्किल्स सीख सकें। सो दीज आर द ट्रेनिंग मेथड्स दैट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। Do like our video and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.